नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो, जो है शब्द पर आधारित। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शब्द करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। तो शब्द क्या होता है ये देख लेते हैं हम पहले। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कि कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा। तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो आप सबको मैंने बता ही दिया कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो शब्द रहने वाला है, शब्द विचार। तो आज हम उसकी परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। शब्द शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। तो जैसे देखते हैं, एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं। तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो हमारे मुख से उच्चारित होती है उसको हम शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, शब्द के भेद देखते हैं कितने होते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं। एक है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, चौथा अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। तो शब्द जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, इसके चार भेद होते हैं। तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो व्युत्पत्ति का अर्थ होता है जैसे कोई बनावट होना। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द में निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक तथा यौगरूढ़। तो रूढ़ शब्द देखते हैं कौन से होते हैं। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है वह रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर, इनमें क, ल, प, र के टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं है, अंत ये निरर्थक शब्द है। तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता तो उसका टुकड़े करने पर तो वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं या निरर्थक शब्द होते हैं। आगे है यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवयाल्य, जैसे देव जमा आल्य, देवयाल्य बन गया। और राजपुरुष, राज जमा पुरुष, तो राजपुरुष बन गया। जैसे हिमालय, हिम जमा आल्य, तो क्या बन गया? हिमालय। देवदूत, देव जमा दूत, देवदूत बन गया। ये सभी शब्द सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब दो शब्दों का मेल किया जाता है सार्थक शब्दों का, तो वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देव जमा आल्य, देवालय। राज जमा पुरुष, राजपुरुष। हिम जमा आल्य, हिमालय। देव जमा दूत, देवदूत। ये सभी क्या हो गए? यौगिक शब्द हो गए। तो आगे देखते हैं यौगरूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो हो किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यौगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज, पंख जमा ज। पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पंकज को हम कमल भी कहते हैं। सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अंत पंकज शब्द यौगरूढ़ है। इसी प्रकार दस आनन, जैसे 10 का अर्थ है 10, आनन मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। तो दशानन मतलब रावण की बात हो रही है जहाँ पर। तो वे शब्द जो यौगिक तो हो किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे यौगरूढ़ कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला भेद है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, बाजू, रात्रि, सूर्य आदि। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी चेंजेस के ले लिए गए हैं, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य। तो ये क्या हो गए? तत्सम शब्द हो गए। आगे है तद्भव शब्द। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, खेत, रात, सूरज। तो जो कि संस्कृत के हैं वो अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य है। लेकिन जो कि अपना रूप बदल कर आगे हम अग्नि को आग कहने लगे हैं, क्षेत्र को खेत कहने लगे हैं, रात्रि को रात कहने लगे हैं और सूर्य को सूरज कहने लगे हैं। तो इनका जो हिंदी में आने के बाद रूप बदल गया है, तो ये तद्भव शब्द हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं।
जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। तो ये क्या हो गए? देशज शब्द हो गए हैं। जैसे कि कंडीशन, कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो मतलब कि हम नया चीज़ अपना लेते हैं, तो वैसे ही देशज शब्दों को अपनाया गया है आवश्यकता के अनुसार, नीड के अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं, विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी या विदेशज शब्द विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। विदेशी मतलब जो कि हम बाहर से लेते हैं, किसी विदेशों से लेते हैं, तो जिनका रूप भी बदलता नहीं है, वह वैसे के वैसे ही अपना लिए जाते हैं, तो हम उनको विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। तो ये क्या है? सभी विदेशज या विदेशी शब्द है जो कि हमने विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनकी भाषा से लिए हैं, तो अपनी हिंदी भाषा में उसे ऐड किए हैं। आगे है कुछ ऐसे विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है, जैसे कि अंग्रेजी से लिए गए हैं हमारे कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। ये सभी क्या अंग्रेजी के शब्द हैं, जिन्हें हमने हिंदी में वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। इनको हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही हिंदी में भी बोलते हैं। तो आगे है कुछ फारसी के शब्द, जैसे कि अनार, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि। तो ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं जो हमने वैसे के वैसे हिंदी में रख लिए हैं। आगे है अरबी भाषा के, जैसे औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। तो ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं जो हमने अपनी भाषा में प्रयुक्त किए हैं। आगे है तुर्की से हमने कौन कौन से शब्द लिए हैं, जैसे कि कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। तो ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा से जैसे अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज़ आदि। तो ये पुर्तगाली शब्द है। आगे है फ्रांसीसी, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। तो ये फ्रांसीसी शब्द है। आगे है चीनी भाषा से हमने जो शब्द लिए, तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। तो ये चीनी भाषा के शब्द है। जैसे आगे है यूनानी भाषा, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। तो ये यूनानी शब्द है। आगे है जापानी, रिक्शा। तो इन्हें हमने वैसे का वैसे ही अपना रखा है, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। आगे है डच, जैसे बम आदि। तो ये भी एक
हमने वैसे का वैसे ही शब्द रखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है संज्ञा। संज्ञा का मैंने आपको बता ही दिया था कि जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आगे है सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वो, ये सभी सर्वनाम है। आगे विशेषण है, जो किसी की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। आगे क्रिया है, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें लगने वाला जो समय होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। जो क्रिया होती है जिसमें कोई हम काम करते हैं तो उसको क्रिया कहते हैं। जहाँ किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, जहाँ हमारे द्वारा, तो वो क्या हो गया? क्रिया हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रिया विशेषण, जो कि कोई भी क्रिया की जाती है, कोई काम किया जाता है, उसकी कोई विशेषता होती है तो वह क्या होगी? क्रिया विशेषण हो गया, जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं वह धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, तो वो क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। आगे है संबंध बोधक, जो कि दो चीज़ों के बीच में संबंध पैदा करता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। आगे है समुच्चय बोधक। जो कि जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर तब, और, वरना, किंतु, ये क्या हो गए? समुच्चय बोधक शब्द हो गए हैं। आगे है विस्मयादि बोधक शब्द। तो जिन वाक्यों में किसी विशेष शब्द के द्वारा खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त होता है उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक एक चिन्ह है। तो आगे चलते हैं। इन अप्रयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे विकारी और अविकारी शब्द। तो देखते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। तो ये क्या हो गए? सभी विकारी शब्द हो गए। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। तो इनका जो रूप बदला जा सकता है, तो ये क्या हो गए? विकारी शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि होते हैं। तो जिनका रूप परिवर्तन होता है वह विकारी होते हैं, और जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द देखते हैं कौन से होते हैं। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। तो इनका हमें पता है कि कोई अर्थ है। रोटी जैसे कि खाने वाली होगी, खाना हो गया। पानी होगा जैसे पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। ममता हो गया जैसे
माँ की ममता हो गई, माँ का प्यार हो गया अपने बच्चे के लिए। और डंडा हो गया, जैसे एक डंडा मतलब स्टिक होना। तो आगे है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी बोटी, पानी बानी, डंडा वंडा। इनमें बोटी, बानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। तो जैसे कि हमने पहले सार्थक शब्द में पढ़ा कि इनमें जो शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन निरर्थक शब्द जो होते हैं इनमें कोई अर्थ नहीं होता है। तो जैसे कि रोटी का अर्थ था तो बोटी का कोई अर्थ नहीं है। पानी का अर्थ है लेकिन बानी का कोई अर्थ नहीं है। डंडा का अर्थ है लेकिन बंडा का कोई अर्थ नहीं है। तो ये सभी निरर्थक शब्द हो गए जिनका कोई अर्थ नहीं है, और जिनका अर्थ है वो सार्थक शब्द हो गए। देखते हैं शब्दार्थ ग्रहण। बच्चा समाज में सामाजिक व्यवहार में आ रहे शब्दों के अर्थ कैसे ग्रहण करता है, इसका अध्ययन भारतीय भाषा चिंतन में गहराई से हुआ है और अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को शक्ति के नाम से कहा गया है। जैसे शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान को शाब्दावाक्यवाद व्यवहारच्छ। तो बच्चा जो एक सामाजिक व्यवहार में रहता है तो वह भाषा को ग्रहण करता है, शब्दों को ग्रहण करता है, वो एक अनुकरण के जरिए ग्रहण करता है। वाचक शब्द, इसका पहले मैं आपको अर्थ बता दूं। जो शब्द प्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, जैसे जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द। तो आगे पढ़ते हैं अभिधा शक्ति। मुख्य अर्थ की बौद्धिक शब्द की प्रथमा शक्ति का नाम अभिधा है। मुख्य अर्थ की बौद्धिक शब्द की प्रथमा शक्ति का नाम अभिधा है। अभिधा शक्ति से पद पदार्थ का पारस्परिक संबंध ज्ञात होता है। अभिधा शक्ति से जिन वाचक शब्दों का अर्थ बोध होता है उन्हें क्रमश रूढ़, पेड़ पौधा, यौगिक, पाठशाला, मिठाई वाला तथा योग रूढ़, चारपाई कहा जाता है। अभिधा शक्ति उन्हें कहा जाता है जिनसे वाचक शब्दों का अर्थबोध होता है। तो आगे है लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति मुख्यार्थ से भिन्न लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होते हैं, उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। मुख्यार्थ से भिन्न लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होते हैं, उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द में यह आरोपित है और अर्थ में इसका स्वाभाविक निवास है। जैसे वह बड़ा शेर है, मैं शेर बहादुर का लक्ष्यार्थ है। तो जैसे कि मुख्यार्थ से भिन्न लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होते हैं, मतलब कि और ज़्यादा जो लक्षणा शक्ति में अर्थ लक्षित होते हैं। जैसे वह बड़ा शेर है में शेर बहादुर का लक्ष्यार्थ है। तो आगे चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो लक्षणा शक्ति को और अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। लक्षणा के लक्षण में 3 बातें मुख्य है।
मुख्यार्थ की बाधा, मुख्यार्थ का जोग, रूढ़ प्रयोजन। तो आगे है व्यंजना शक्ति। व्यंजना के दो भेद हैं, जैसे शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना के दो भेद होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला है अभिधा मूल। अभिधा मूल इसका अर्थ है वह है जो संजोग, व्युत्पजोग, सहचार्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का संधान, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर इत्यादि के द्वारा शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ की उपलब्धि से वाच्यार्थ का निश्चय हो जाने पर दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। तो अभिधा मूल शब्दवाचक कहा जाता है। तो आगे है लक्षणा मूला। तो इसमें है तीसरी छाया लक्षणा मूलक ध्वनि। जिसके मूल से लक्षणा हो उसे लक्षणा मूलक ध्वनि कहते हैं। जैसे इसके दो भेद होते हैं, जैसे उपादान लक्षणा मूलक और लक्षण लक्षणा। जैसे इसके दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा मूलक के दो भेद होते हैं, उपादान और लक्षण और लक्षणा। तो आगे चलते हैं। इस कारिका में अर्थ ग्रहण के 8 साधन माने गए हैं। इसके 8 साधन माने गए हैं, जैसे पहला है व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, वृत्त व्यवहार, लोक व्यवहार, वाक्यशेष, विवृत्ति, सिद्ध पद, सानिध्य। तो ये है इसके 8 साधन। आगे पढ़ते हैं शब्द शक्ति। प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थ बोध कराने वाली शब्द की शक्ति है। प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थ बोध कराने वाली शब्द की शक्ति है। शब्द की 3 शक्तियां हैं, जैसे नंबर 1 अभिधा, नंबर 2 लक्षणा, नंबर 3 व्यंजना। तो अभिधा शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे जिस शब्द की शक्ति का तात्पर्य था जहाँ दिन का अर्थ दिन है। तो जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आगे देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। तो इसमें वाच्यार्थ को दूर करने के लिए संबंधित रुद्र या किसी प्रस्ताव से अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे पंकज के फूल ले आओ। यहाँ पंकज का अर्थ कमल से है, जो रूढ़ अर्थ है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो आगे है, जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो चूहे कूदने का यहाँ प्रस्ताव भूख लगी है। तो इसमें वाच्यार्थ को दूर करने के लिए संबंधित रुद्र या किसी प्रस्ताव से अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे यहाँ पर पंकज का अर्थ तो कमल का फूल है और जो कि रूढ़ है। तो जब हम बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमें भूख लग रही होती है। तो ये भी एक लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ हो गया। आगे है नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ गुणार्थ असमानार्थ ध्वनित हो वहाँ व्यंजना शब्द
शक्ति होती है, जैसे नंद बजरंगबली लीजिए टोकरी इसके बजाय। इस पंक्ति में अर्थ निहित है। गोपियाँ व्यंग के कुछ शब्दों में नंद को कहा गया है कि आप अपने पुल को अच्छी तरह से ढोल बजाते हैं, मूल रूप से जहाँ अनारक्षित अर्थ ध्वनित है। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। आगे व्यंजना, लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, जैसे वाचक, लक्षक और व्यंजक। और इसके आगे 3 और भेद होते हैं, जैसे वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू।